हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे भूल सकती हूँ। अंश ने मुझे 2 दिन पहले ही कहा था, बेचारा मेरा बच्चा, यह सब ना उसके बाप की वजह से हुआ है। आने दो उन्हें, आज छोड़ूंगी नहीं, पक्का। खुशी फोन पर ही अक्षत को याद कर गुस्सा कर रही थी और उसकी बात सुनकर अपनी निकिता खिलखिलाकर हंसती जा रही थी। हा, तेरी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज़ सुनकर लगता है रात को बहुत मेहनत की है। एक बात बता, तू जिंदा तो है ना? अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है या एम्बुलेंस बुलाऊं? ओह, तेरी कमर में कमर मसाज, लगता है एक सेशन बुक करना ही पड़ेगा। आखिर मेरी दोस्त की जिंदगी का सवाल जो है। निकिता खुशी को टीज कर रही थी और उसकी बात सुनकर खुशी का मुंह बन गया। अच्छा जी, तुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरी। थैंक यू सो मच मेरी इतना फिक्र करने के लिए, बट नो नीड, क्योंकि इसकी फिक्र करने के लिए मेरे अक्षु है ना। तो एक काम कर, मेरी जगह अपने पति रुद्र की चिंता कर, क्योंकि तेरी बातें सुनकर लग रहा है रुद्र आजकल तेरी कमर पर बहुत दया दिखा रहे हैं। क्या बात है, स्टेमिना कम हो गया क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बता, किसी अच्छे से मसाज पार्लर में तेरा फैशन बुक कर देती हूँ। अब बोल, कब चल रही है? खुशी ने मुस्कुराते हुए निकिता से मजाक किया तो दूसरी तरफ से निकिता भी शरारत से बोली, तू जब हाँ कर दे, बोल 5 स्टार होटल में चलेगी या ओयो में, या फिर अपना फार्म हाउस खुलवाऊं? तू जैसा कहे मेरी जान। निकिता की शरारत भरी बातें सुन खुशी का चेहरा एक बार फिर पके लाल टमाटर की तरह हो रहा था। वह शर्माकर एकदम से बोल पड़ी, हे राम निकिता तू। निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया, सोचना भी मत, वरना चौराहे पर खड़ा करके तुम्हें जिंदा जला दूंगा, गोलियों से भून डालूंगा, फांसी पर लटका दूंगा, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते मेरी जान पर बुरी नजर डालने की? तुम रुको, मैं तुम्हें, आई विल डिस्ट्रॉय यू। अचानक ही यह चिल्लाती गरजती हुई आवाज खुशी और निकिता के कानों में गई, जिसे सुनते ही खुशी के साथ साथ निकिता की आंखें फैल गई और उसका दिल धक धक करने लगा। उसने झटके से अपना रिसीवर हटाकर अपने हाथों में देखा और फिर दोबारा कानों के पास लगाकर लड़खड़ाते शब्दों में बोली, खुशी तेरे यह डेविल, यह कब? ओ, वह यहाँ नहीं है निकी, वह लाइन पर है। कहते हुए खुशी खुद बहुत बुरी तरह घबरा रही थी। अक्षु, आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी की बातें उसकी सहेली के साथ चुप चुप कर सुनते हुए? अक्षु, क्या आपने मेरे फोन को टैप कर रखा है? क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कपड़े पहन रखे हैं जान, इसलिए शर्म का तो सवाल ही नहीं उठता। और फैक्ट, शर्म तो तुम्हारी इस बेवकूफ़ दोस्त को आना चाहिए। कैसी कैसी बातें कर रही है यह तुम्हारे साथ, और तुम हो कि उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। जान, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ, यह औरत मेरे ही हाथों मरेगी। देखना मैं इसे जिंदा, हाँ हाँ मार दीजिए, सबको मार दीजिए, लेकिन पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए। आपने मेरे फ़ोन को टैप कर रखा है क्या? क्या आप मुझ पर शक? शट अप जान, फालतू की बकवास मत करो। फ़ोन टैप नहीं किया है तुम्हारा, लेकिन हाँ, तुम्हारी यह जो बकवास दोस्त है ना, इसके साथ तुम्हारी कन्वर्सेशन सुनने के लिए स्पेशल फ़ोन कॉन्फ्रेंस फीचर इंस्टॉल किया है, क्योंकि मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम मेरी बातों को बहुत इग्नोर कर रही हो, और यह सब किसकी शय से हो रहा है सब जानता हूँ। यह औरत, इसी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना मेरे खिलाफ, इसलिए तो तुम मुझे प्रिंसेस नहीं देना चाहती। देखो जान, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी इस दोस्त से दूर रहो, और खबरदार जो इसकी उल्टी सीधी पढ़ाई हुई पट्टी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की। जान, मैं मानता हूँ तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में 2 नमूनों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, एक तुम्हारी यह दोस्त और दूसरा तुम्हारा वह शैतान की औलाद बेटा। लेकिन जान, मैं भी कब तक बर्दाश्त करूँ? आखिर मेरी भी लिमिट है। देखो, माना कि मैं इसे मार नहीं सकता, लेकिन याद रखो मैं भी ब्लैक डेविल हूँ। अगर मैं इसे मारने पर आ गया तो इसे ख़त्म करने के बहुत तरीके हैं मेरे पास। इसलिए कह दो अपनी दोस्त से अपनी जान की खैर मनाए और तुमसे नज़र हटाए।
निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया, इतनी वार्निंग तो मैंने कभी खुद को नहीं दी जितना तुम्हें दे रहा हूँ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और मेरी जान के कान भरना बंद करो, समझी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझी और ना ही समझूंगी। वैसे ड्रैकुला, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप सचमुच इंसान की खाल में इंसान ही है ना? कहीं कोई एलियन भूत पिशाच या बेताल तो नहीं है? अरे हद होती है, इतना तो वह सब भी किसी को नहीं चिपटते जितना आप चिपकते हैं अपनी बीवी से। अरे खुशी में तो कहती हूँ, एक तरह से वह बहुत ज़्यादा अच्छे से कम मंत्रों से उनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो है, लेकिन इस इंसान का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ना तो मंत्रों से कंट्रोल होते हैं और ना ही डरा कर। यार ऐसा चिपकू आदमी मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। ड्रैकुला, कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इस जन्म में तो अपने दोस्त से कभी अलग नहीं होने वाली, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और हाँ, मुझे मारने की धमकी मत देना, मैं डरती नहीं हूँ आपसे। हाँ ड्रैकुला। खुशी, मैं फ़ोन रखती हूँ। तेरे अपने शैतान से बात हो जाए तो अगली बार दूसरे नंबर से फ़ोन करना, वरना इस आदमी का क्या भरोसा, हमारी गंदी गंदी बातें भी सुनने लग जाए। थैंक गॉड यह मेरे रुद्र नहीं है, वरना अब तक तो यही 4 बार टूट चुकी होती। आए बड़े कहकर निकिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब खुशी गुस्से से अक्षत पर बरसते हुए बोली, अक्षु आप, मेरी छोड़ो, तुम तैयार रहो जान। ओयो में जाना है तुम्हें? हाँ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, और इस बार तुम्हारी कमर सचमुच ना तोड़ी तो मेरा नाम भी अक्षत जिंदल नहीं। कहकर अक्षत ने दांत पीसते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो वहीं खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब उसके माथे से पसीना बह रहा था और वह अपना सलाइवा गटक रही थी। वह अपने कांपते हुए हाथों से बेडशीट को कसते हुए, हे राम जी, मैं क्या करूं इस आदमी का? अब मुझे कौन बचाएगा? यह निक्की की बच्ची हमेशा मुझे फंसा कर चली जाती है। खुशी दिल ही दिल में रो रही थी तो वहीं अक्षत का आज काम में दिल कहाँ लगने वाला था। एक तो उसकी जान आज ऑफिस नहीं आई थी और दूसरा खुशी और निकिता की फ़ोन कॉल पर बात। अक्षत ख्वाबों में भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मजाक में भी उसकी जान के करीब आने की बात करे। इसका खामियाजा आज ऑफिस के सभी एम्प्लॉय और बिजनेस क्लाइंट्स बर्दाश्त कर रहे थे। अक्षत ने आज एक साथ सभी की क्लास ले डाली थी और उन सभी के कामों में गलतियां निकालते हुए सभी को फायर कर रहे थे। अपने बिजनेस क्लाइंट से झगड़ा कर रहे थे और उन सभी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे। ले देकर उन्होंने आज सभी की जान मुट्ठी में ले रखी थी और अब सभी अक्षत के डर से थर थर काँप रहे थे। दूसरी तरफ खुशी, जो कि अक्षत की हरकतों से पूरी तरह वाकिफ थी, लोगों की जान बचाने के लिए अक्षत को मनाने का प्लान सोच रही थी और तभी उसे कुछ आइडिया आया। खुशी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। खुशी अच्छे से जानती थी उसके अक्षु ने लंच नहीं किया होगा। उसे याद आया अक्षत ने आज उसे स्पेशल नाइट के लिए 5 स्टार होटल की स्वीट में बुलाया था। जाहिर सी बात है, नाराज़गी के कारण वह अब वहां जाने वाला नहीं था, इसलिए अब खुशी को ही कुछ करना था। खुशी ने तुरंत अंश की नैनी के मोबाइल फ़ोन से निकिता को कॉल किया और उसे रिक्वेस्ट की, निकी, मैं अंश को आज रात के लिए तेरे पास भेज रही हूँ, प्लीज़ उसका ख्याल रखना, ओके? खुशी की बात सुनते ही निकिता खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, हा, क्या बात है, आज बड़ी मेहनत हो रही है, लगता है ड्रैकुला की निकल पड़ी। ओए होए मेरी जान, शट अप, तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तेरा फैलाया हुआ रायता मुझे समेटना पड़ रहा है। तू हमेशा ऐसे ही करती है निकी, हर बार मुझे फंसा देती है। अरे यार, तू कब सुधरेगी? खुशी ने मुंह बनाकर पूछा, जिस पर निकिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी भी नहीं। यार खुशी, जरा सोच, अगर मैं सुधर गई तो तेरे ड्रैकुला की जिंदगी तो झंड हो जाएगी ना। अब देख, तू तो उनके साथ रोमांस और उन्हें सेड्यूस करने से रही, वह तो भला हो मेरा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल फ्लेवर आते हैं। इनफैक्ट तुम दोनों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तू तो है ही एहसान फरामोश, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं फ्री में तुम दोनों पर यह एहसान करती रहूँगी। हाँ, और इस चक्कर से एक दिन तेरा मुंह भी बड़ा हो जाएगा। निकिता, अगर मैं वहाँ आ गई ना
तो पक्का फ़ोन में घुसकर तेरी जान ले लूँगी। फ़ोन रख, जब देखो तब फंसा देती है मुझे, जल्लाद कहीं की। अरे अगर दोस्त तेरे जैसे होते हैं तो इससे अच्छा दुश्मन हो। चल अब मैं फ़ोन रख रही हूँ और जा रही हूँ अपनी चटनी अपने हाथों से बनवाने, कहकर खुशी तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करती है। थोड़ी देर बाद वह अंश को रेडी कर फुल टाइट सिक्योरिटी और उसकी नैनी के साथ सिंघानिया विला के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ अक्षत, जो कि फुफकारते हुए सांप की तरह ऑफिस में इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें खबर मिल चुकी थी खुशी ने उनके बेटे अंश को सिंघानिया विला भेजा है। यह खबर मिलते ही अक्षत के होठों पर कुछ सेकंड के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह मुंह बनाते हुए बोले, जान तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इन हरकतों से मैं मान जाऊंगा। अच्छे से जानता हूं मैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब मैं भी घर वापस नहीं आऊंगा। देखता हूं तुम मुझे कैसे मनाती हो। इतना कहकर अक्षत अब अपने काम पर ध्यान देने लगे। इस वक्त शाम के 3:30 बज रहे थे। देखते ही देखते घड़ी में 7 बज चुके थे, लेकिन अब लाख कोशिश के बाद भी अक्षत अपना कंसंट्रेशन काम पर नहीं लगा पा रहे थे। वह बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में मुंह बनाकर बोले, अभी तक कॉल नहीं आई, ना कोई सॉरी और ना घर जल्दी आने का इनविटेशन। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कम से कम एक फ़ोन तो करना ही चाहिए था। हाँ वह बात अलग है, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन इससे पहले अक्षत अपनी बात पूरी करते अगले ही पल उनका फ़ोन रिंग किया और वह एकदम से दिल के हाथों मजबूर बिना फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखे झटके से फ़ोन रिसीव करते हैं। हाँ मैं जानता था तुम मेरे बिना रह नहीं सकती, लेकिन जान सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं तुमसे सच में नाराज़ हूँ। अक्षत गाल फुलाकर अपनी बातें कह रहे थे कि तभी दूसरी तरफ मौजूद शख्स, जो कोई और नहीं बल्कि अक्षत के स्पेशल मैनेजर और असिस्टेंट राजीव थे, अपने सामने खड़े सिवाय का चेहरा देखते हुए थोड़े सकपका गए। अक्षत की बातों से राजीव को अंदाज़ा हो गया था अक्षत एक बार फिर अपनी जान से नाराज़ है और उनके मनाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अक्षत की आवाज़ जितने सॉफ्ट और क्यूट थी वह तो सिर्फ उनकी जान के लिए थी, वरना अक्षत की कर्कश आवाज़ सुनते ही सामने वाले के पसीने छूटने लगते हैं। अक्षत की बात सुन राजीव एक सेकंड इधर उधर देखते हुए थोड़ा घबरा कर बोले, किंग सॉरी वह। अचानक राजीव की आवाज़ सुनते ही अक्षत अपने होश की दुनिया में आए और झटके से फ़ोन की तरफ देखते हैं। अगले ही पल फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गए, मानो अब वह कोई और इंसान बन चुके थे। उन्होंने तुरंत चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए फ़ोन को दोबारा कान के पास लगाया। क्या खबर है? अब किंग, वो हम लोग इस वक्त सी पोर्ट पर है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। डीलर का कहना है वह डील आपके साथ करेगा, क्योंकि उसे किसी और पर यकीन नहीं है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा है कि आपसे ही बात करेगा। राजीव की बात सुनते ही अक्षत अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए बोले, तुमने उसे बताया नहीं? किंग के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि हर किसी से मिलता फिरे। उसे कहो अब हमें कोई डील नहीं करनी, और अब उसे ज़िंदा रहना है तो अपने हथियार छोड़े और जाए यहाँ से, वरना उसका भी वही हाल करो जो आज तक उन लोगों के साथ हुआ है जो हमारे खिलाफ गए हैं। वह भूली नहीं, यह ब्लैक डेविल की दुनिया है और यहाँ होता वही है जो ब्लैक डेविल चाहता है। इतना कहकर अक्षत कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाले थे कि अगले ही पल शिवाय ने घबराते हुए कहा कि किंग, उसका कहना है उसके पास कुछ ऐसी न्यूज़ है जो शायद आपको चाहिए। और यह सुनते ही अक्षत के कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली उंगलियां रुक गई। मीटिंग अरेंज करो, कहकर अक्षत कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं और तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने ब्लेज़र को लेते हुए बोले, सॉरी जान, आज तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आएगा। थोड़ी ही देर में अक्षत गाड़ी में बैठकर अपने बड़े से काफिले के साथ निकल गए, तो वहीं दूसरी तरफ खुशी अक्षत के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर घर के सभी सर्वेंट को छुट्टी देकर खुद रेडी होने में लग गई थी। कुछ देर बाद उसने खुद को ऊपर से नीचे तक आईने में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरे ठरकी अक्षु,
अब देखती हूँ कैसे बचते हैं मुझसे। रेडी होने के बाद खुशी तुरंत अक्षत को कॉल करने लगी, लेकिन बार बार अक्षत का फ़ोन ट्राई करने के बाद भी अक्षत का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था, जिससे फाइनली खुशी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, उनका नंबर क्यों नहीं लग रहा। खुशी ने ना जाने कितनी ही देर तक अक्षत का कॉल ट्राई किया, लेकिन हर बार उनका फ़ोन न लगने के कारण अब खुशी परेशान हो रही थी। अक्षु का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा और उन्होंने खुद मुझे कॉल क्यों नहीं किया। अब तक घर पर नहीं आए हैं, रात के 12 बज चुके हैं। ऐसा तो वह कभी नहीं करते। मुझसे चाहे कितने भी नाराज हो जाएं, लट्टू की तरह नाचते हुए 10 बजे तक घर आ ही जाते हैं। लेकिन आज, हे राम जी, मेरे अक्षु ठीक तो होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं फालतू की ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद किसी मीटिंग में। कहते हुए खुशी ने खुद को रोका और कुछ सोचकर कहा, लेकिन इतने सालों में आज तक उनकी कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं थी जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो। कहते हुए खुशी ने खुद को रोका और कुछ सोचकर कहा, लेकिन इतने सालों में आज तक उनकी कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं थी जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो। कम से कम वह फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकते हैं। मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं राजीव सर या शिवाय को कॉल करती हूँ। वैसे भी उन लोगों के बिना वह कहीं नहीं जाते। हाँ, यह ठीक है। खुशी ने राजीव और शिवाय को कॉल किया। हैरानी वाली बात थी, उन दोनों का फ़ोन भी रिंग कर रहा था, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। अब खुशी का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी और वह एकदम से बेड पर बैठकर अपना घबरा रहे दिल को हाथों से थामती है। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अक्षत की फिक्र कर रही थी कि तभी अचानक उसका मोबाइल फ़ोन रिंग करता है। खुशी ने जल्दी से फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो एक झटके में कॉल रिसीव की। हेलो हेलो, अक्षु अक्षु, कहाँ हैं आप? आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आप जानते हैं आपके बिना आपकी जान की जान। खुशी की आवाज़ भारी होने लगी थी। तभी दूसरी तरफ से अक्षत अपने होठों पर मुस्कान लिए बहुत ही प्यारे अंदाज में फ्लर्ट करते हुए बोले, जान खबरदार, मेरी जान की जान मेरे रहते नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी जान है। उसकी सांसों से ही तो मेरी धड़कन चलती है। अच्छा यह बताओ, तुमने खाना खाया? खाना? अक्षु, आप पागल हैं। आपके बिना कैसे खा सकती हूँ? आप यह बताइए, आप कहाँ हैं और अभी तक घर क्यों नहीं आए? क्या अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? कहते हुए खुशी ने अपने गाल फुला लिए और उसकी बात सुनते ही अक्षत अपने होठों पर मुस्कान लेकर बोले, जान, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुमसे 5 मिनट से ज़्यादा नाराज़ हो जाऊं? कभी भी नहीं। अच्छा तो फिर आप घर। जान, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम निकल आया था, तो मुझे। इससे पहले अक्षत अपनी बात पूरी करते खुशी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अक्षु, झूठ मत बोलिए। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपको 10 बजे के बाद आपकी जान से दूर रख सके। सच सच बताइए, कहाँ हैं आप? खुशी चेहरे पर झूठी नाराज़गी लाती है और उसकी बातों को सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए बोले, मेरी प्यारी जान, तुम कितने अच्छे से जानती हो मुझे और मेरी ठरक को भी। हाँ, यह सच है। पूरा दिन तो तुम्हारे बिना गुजार लेता हूँ, लेकिन रातें नहीं गुजरती। लेकिन फिर भी आज मजबूर हूँ, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अक्षत ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक ही पीछे से किसी ने अक्षत पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन अक्षत, जो कि खुशी के साथ रोमांटिक बातें करने में बिजी थे, बिना पीछे देखे अपनी गन से उसे शूट करते हैं और अगले ही पल शिवाय और राजीव फायरिंग के बीच जल्दी से अक्षत को कवर करते हैं। उन लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। आसमान में हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे, समुद्र में शिप चल रहे थे। चारों तरफ गहरा नीला समुद्र जिसमें पानी ही पानी था। गहरी काली आसमान में चारों तरफ तारे और एक चांद चमक रहा था, जिसकी परछाई पानी में पड़ते ही पानी मानो सितारों की तरह दमक रहा था। रात के अंधेरे में यह खूबसूरती आज बहुत डरावनी लग रही थी, क्योंकि कई जगह खून ही खून और लाशें बिछी हुई थी। लोगों के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी।
गन शूट की आवाज़ें मानो यह कोई जंग का मैदान हो। इस वक्त जहाँ चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी, तो वहीं इस सिचुएशन में भी अक्षत को अपनी जान से फ्लर्ट करना था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मौत का डर ही ना हो कि तभी अक्षत की बात सुनते ही खुशी एकदम से घबरा कर, क्या जिंदगी और मौत? अक्षु सब ठीक तो? कहाँ है आप? और यह आवाज़ें? अक्षु सब ठीक तो है ना? सच सच बताइए, देखिए मेरी जान निकली जा रही है, आप प्लीज़। खुशी की आवाज़ में घबराहट थी, जिसे समझकर अक्षत सामने खड़े अपने कुछ दुश्मनों को फायर करते हुए फ़ोन पर मौजूद खुशी को शांत करते हुए बोले, जान कहाँ ना, इस तरह के फालतू बातें मत किया करो। अरे तुम्हारी जान पर मेरी जान का पहरा है। और रही बात मैं ठीक हूँ या नहीं, तो याद रखो मैं तो अपनी जान घर पर छोड़कर आया हूँ। भला मुझे क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं है। वह दरअसल हमारी एक कंपनी में ब्लास्ट हो गया था, तो वहाँ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट और डाटा लीक होने का डर है, बस इसलिए आया हूँ। चारों तरफ फायर ब्रिगेड लगी है आग बुझाने में, इसलिए आवाज़ आ रही है। क्या हमारी कंपनी? कौन सी कंपनी? अक्षु सब ठीक तो है ना? यह हुआ कैसे? वहाँ के लोग, एम्प्लॉय, हमारा डाटा और आप? जान तुम कितनी चिंता करती हो, मैं हूं ना, शांत रहो। सब कुछ ठीक है और अंडर कंट्रोल है, किसी को कुछ नहीं हुआ और मैं भी ठीक हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि तुम खाना खा लो और मेरा इंतज़ार मत करो, मुझे आने में देर हो जाएगी। और मेरे लिए जो स्पेशल नाइट प्लान किया है उसे हम दिन में एंजॉय करेंगे। ओके, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। अक्षत की बातें सुनकर खुशी थोड़ी रिलैक्स हुई। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और खाना खा लेना। और सुनिए, आई लव यू। उफ जान, बस इतना सा मेरी किस कौन देगा? तुम जानती हो ना, जब तक आपको सांस नहीं आती। हाँ, सब खुश, ठरकी कहीं के, जल्दी आना। कहकर खुशी ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वहीं अक्षत, जिनके होठों पर अब तक प्यारी सी मुस्कान थी, अगले ही पल वह एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुके थे। वह तुरंत मोबाइल फ़ोन अपने पॉकेट में रखकर सामने खड़े कई सारे दुश्मनों को देखते हुए धड़ाधड़ शूट करते हुए बोले, इडियट्स, अगर इनका ख़त्म अपने हाथों से ना करना होता तो अब तक अपनी जान के प्यार को महसूस कर रहा होता। इन जानवरों को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ध्यान रहे, मुझे इनका लीडर जिंदा चाहिए। कहते हुए अक्षत राजीव को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और यूं ही दुश्मनों को फायर करते हुए शिवाय से बोले, शिवाय, अपनी लोगों को इंस्ट्रक्शन दो और हमारी लोनावाला कंपनी को ब्लास्ट करवाओ। व्हाट? लेकिन किंग, वह कंपनी तो बिलियन ऑफ डॉलर्स। जस्ट शट अप, जो कहा है वह करो, वो मेरी जान के भरोसे से बढ़कर नहीं है। अक्षत ने इतना कहा, जिसे सुनते ही शिवाय जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर अपने लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अगले ही पल खुशी, जो कि टीवी के सामने बैठे लाइव न्यूज़ टेलीकास्ट देख रही थी, अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी को जलते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन न्यूज़ में यह सुनकर कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और सभी एम्प्लॉय टाइम से बाहर निकल गए थे, किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी, वह थोड़ी रिलैक्स हुई। बेचारे मेरे अक्षु कितने परेशान हो रहे होंगे। देखते ही देखते सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। अक्षत अपने घर वापस आया तो खुशी जल्दी से दौड़कर उसके सीने से लिपट गई। अक्षु, आप ठीक तो है ना? देखिए सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पैसा तो आता जाता रहता है, अच्छी बात यह है कि लोगों को कुछ नहीं हुआ। अक्षु, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, राम जी सब ठीक कर देंगे, मैं हूं ना आपके साथ। खुशी अक्षत को शांत रखने की कोशिश कर रही थी और अपनी जान के भोलेपन पर अक्षत को दुनिया भर का प्यार आने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए एकदम से खुशी को अपनी बाहों में लपेटना चाहा, लेकिन अगले ही पल अक्षत के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उन्होंने थोड़ा दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, जान, हमारी वह कंपनी, तुम जानती हो ना हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। वह मेरी फर्स्ट कंपनी थी, जिसे आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और वह कंपनी।
अक्षत की आवाज़ में मायूसी को समझकर खुशी जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली, अक्षु, मेरे प्यारे अक्षु, देखिए अच्छे बुरे दिन हमेशा आते हैं। मैं जानती हूँ आपके लिए वह कंपनी बहुत स्पेशल है और इसलिए मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन अक्षु, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम दोनों मिलकर उस कंपनी को दोबारा शुरू करेंगे। मैं दिन रात मेहनत करूंगी। और इससे पहले खुशी आगे कुछ कहती, अक्षत उसके चेहरे पर फिक्र समझकर एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और खुशी के होठों पर लाइट किस करते हुए अपने कदम बेडरूम की तरफ बढ़ाते हुए बोले, जान, तुम्हें उस कंपनी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूँगा। तुम तो बस मुझे संभालो। अगर तुम्हें दिन रात मेहनत करनी ही है तो मुझ पर करो। याद है ना, पूरे 9 महीने बाद हमें अपना प्रोडक्ट निकालना है। वैसे तुमने खाना तो खा लिया है ना? अगर हाँ तो चलो मेहनत करते हैं। अक्षत खुशी को अपनी बाहों में लिए हुए कमरे में दाखिल हुए तो वहीं खुशी, जो कि अक्षत के चेहरे पर अब तक दुख के भाव देख रही थी, अगले ही पल दोबारा उन्हें फ्लर्टिंग मूड में आते हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अक्षु, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो आप इतने दुखी थे और अब मैं समझ गई। आप मुझे अच्छा फील करवाने के लिए यह कह रहे हैं ना? अक्षु, देखिए, मैं आपकी वाइफ हूँ। आपको मुझसे अपनी फीलिंग छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ। हाँ जान, तुम मेरे साथ हो, इसलिए तो मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। तुम दुखी मत हो प्लीज़, और चलो मुझे अच्छा अच्छा फील करवाओ, क्योंकि मैं भूला नहीं हूँ कल मैं तुमसे नाराज़ था और तुमने मुझे मनाया भी नहीं। कहकर अक्षत एक बार फिर अपने गाल फुला लेते हैं और खुशी को अपनी बाहों में लिए हुए बाथरूम में एंटर करते हैं। तो वहीं अक्षत की बात सुनकर खुशी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेटकर उनके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, अच्छा जी, तो चलिए अब मना लेती हूँ, लेकिन पहले खाना तो खा लीजिए। वही तो खाने आया हूँ जान, अपने तरीके से। इतना कहकर अक्षत आगे बढ़कर खुशी के होठों को एक बार फिर अपने होठों में ले लेते हैं। अक्षत की तो जैसे बल्ले बल्ले हो गई थी। वह अगले ही पल खुशी को अपनी बाहों में लिए जी भरकर मनमानी कर रहे थे। बाथरूम में खुशी की सिसकियां गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे बाद खुशी पूरी तरह थकी हारी अक्षत की बाहों में उनके सीने पर सर रखे बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस वक्त दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट के अलावा और कुछ नहीं था। अक्षत, जो कि खुशी के सर को अपने सीने पर रखे बड़े प्यार से उसके लंबे घने बालों से खेल रहे थे और उसके खूबसूरत मासूम थके हुए चेहरे को निहार रहे थे, मानो वह इस खूबसूरती को अपनी आंखों में पूरी तरह बसा लेना चाहते हों। इस वक्त उनके चेहरे पर कुछ मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे और वह किसी गहरी सोच में खोए हुए थे कि तभी खुशी अक्षत के सीने पर अपनी उंगली सहलाते हुए बोली, अक्षु, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही। हमारी इतनी बड़ी कंपनी और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद अचानक कंपनी में आग कैसे लग गई? और लगी तो लगी, सभी लोगों का बच जाना मतलब उस बिल्डिंग में 68 फ्लोर्स हैं और अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगेगी तो लिफ्ट तो ऑटोमेटिक ही बंद हो गए होंगे ना। ऐसे में बिल्डिंग में भगदड़ होगी तो सभी का सही सलामत बचना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। अक्षु, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो। खुशी अपने छोटे से दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी तो वहीं अक्षत, जो कि गहरी सोच में थे, अचानक ही अपनी नीली नज़र झुकाकर खुशी को देखते हैं। वह उसके बालों की लट यूं ही खेलते हुए उसे घूरते हुए बोले, चांद, तुम्हें नहीं लगता तुम अपना क्राइम सीरियल खबरदार इंडिया और अपने उस एंकर खबरी लाल की बकवास को कुछ ज़्यादा ही सुन रही हो? देख रहा हूँ मैं आजकल तुम्हारे दिमाग में शक कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। मतलब अक्षु, प्लीज़ अब आप मेरी खबरदार इंडिया और खबरी लाल जी को कुछ मत कहिए। वह जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। कभी कभी जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं। इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी कंपनी में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। शायद कोई दुश्मन या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी कोई गलती छुपाना चाहता हो। अक्षु, मुझे लगता है हमें मामले की तह तक जाना चाहिए। अरे आप खुद एक माफिया हैं,
इतनी सी बात समझ नहीं रहे? आखिर आपको माफिया किसने बना दिया? इतनी सी बात तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं। अब मेरे अंश को ही देख लो, वह आपसे ज़्यादा। इससे पहले खुशी आगे कुछ कह दी, अक्षत तुरंत उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे घूर कर बोला, स्टॉप इट जान, प्लीज़ अब मेरा कंपैरिजन अपने बेटे के साथ मत करो। और तुम अपना यह जग्गा जासूस वाला दिमाग अपने पास रखो। मैं अपने खास लोगों से पता करवा लिया है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह सब एक एक्सीडेंट है। अब प्लीज़ अपने दिमाग पर लगाम लगाओ और चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर अक्षत अपना हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम पर कॉल कर सर्वेंट को खाना लाने का ऑर्डर देते हैं और खुशी को अपनी गोद में लिए रेडी होने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ चले गए। अब वह खुशी को एक सोफे पर बिठाकर अपनी पसंद से खुशी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगे, तो वहीं खुशी मुंह बनाकर दिल ही दिल में बोली, अक्षु आप चाहे कुछ भी कह लें, मुझे शक ही नहीं पूरा यकीन है, यह ज़रूर किसी की साजिश है और मैं इसका पता लगा कर रहूँगी ताकि मैं आपको साबित कर सकूं कि मैं भी माफिया क्वीन हूँ। हाँ। अक्षत का चेहरा दूसरी तरफ था। उन्होंने खुशी की आंखों में देखा नहीं था, इसलिए खुशी के दिल की बात समझ नहीं पाए। और जब तक अक्षत उसके पास आते, खुशी ने अपने ख्यालों को अपने अंदर ही दबा लिया। कुछ देर बाद खुशी और अक्षत खाना खा लेते हैं। तभी अंश भी अथर्व, निकिता और रुद्र के साथ घर वापस आ चुका था, जहां निकिता और रुद्र ने अक्षत की कंपनी के बम ब्लास्ट के बारे में खबर सुनी थी और वह लोग फिक्र करते हुए यहाँ आए थे। एजे मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में सुना, आखिर यह सब? रुद्र, जो हो चुका है उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी है दोबारा बन जाएगी, इट्स नॉट ए बिग डील। खैर जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कंपनी की पॉलिसी का कुछ मैटर है वह देखना होगा, तुम रेस्ट करो। ओके। और तुम निकिता, रुद्र प्रताप सिंघानिया, मेरी जान से 2 फुट की दूरी बनाकर रखना वरना। अक्षत निकिता को घूरते हुए धमकी दे ही रहे थे कि तभी निकिता गुस्से से कमर पर हाथ रख कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एकदम से रुद्र ने निकिता के मुंह पर हाथ रख दिया और खुशी जल्दी से अक्षत के सामने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अक्षु मैं अपना ख्याल रखेगी, आप भी अपना ख्याल रखना और ज़्यादा टेंशन मत लेना। ओके। खुशी मुस्कुराकर अपनी आंखें तितली की तरह फड़फड़ा देती है और उसकी इस हरकत पर ना चाहते हुए भी अक्षत अपने गुस्से का घूंट पी लेते हैं। वह बिना किसी हेजिटेशन धीरे से खुशी के होठों पर होठ रख एक ज़ोरदार समूच के साथ मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, लेकिन मेरी वार्निंग याद रखना, इस पागल औरत से दूर रहना। इतना कहकर वह एक बार फिर निकिता को घूरते हुए वहां से चले गए, तो वहीं उनके जाते ही रुद्र ने निकिता के मुंह से हाथ हटाया। अब निकिता अपने पति रुद्र को घूरते हुए दांत पीस कर बोली, आपने मुझे रोका क्यों? मैं उस ड्रैकुला को बताती ना कि मुझे वार्निंग देने का क्या अंजाम होता है। ज़्यादा दूर नहीं गए हैं वह, बस मेन गेट तक पहुँचे हैं, चाहे तो अभी भी उन्हें बता सकती हो, पर हाँ याद रखना, उसके बाद तुम किसी को कुछ भी बताने लायक नहीं रहोगी, यह बात तुम भी जानती हो निकी। खुशी ने अचानक ही निकिता की बातों को बीच में काटते हुए अपनी बात कही थी और अब जो उसका ग्लास निकिता को पकड़ते हुए, तुझे आदत है क्या ओखली में सर देने की? अरे कम से कम अपने बारे में ना सही तो रुद्र और अथर्व के बारे में तो सोच ले। और तेरी नट्टू। खुशी आगे बढ़कर नताशा को अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अभी तो बेचारी को अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है, अब मरने का इतना ही शौक है तो कम से कम इसे बड़ा हो जाने दे। खुशी की बात सुनकर जहाँ एक तरफ रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी, तो वहीं निकिता चिढ़कर जो उसका ग्लास अपने होठों को लगाते हुए सोफे पर बैठकर बोली, अच्छा ठीक है, समझ गई। वैसे खुशी कुछ पता चला यह सब कैसे हुआ? हाँ, अक्षु ने बताया था यह सब शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर किसी न किसी की चाल है जो अक्षु मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई कैसे निकलवानी है मुझे अच्छे से पता है भाई, आखिर मैं भी द माफिया ब्लैक डेविल क्वीन हूँ। कहकर खुशी के होठों पर डेविल स्माइल थी
तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत, जो कि अपनी ऑफिस की कैबिन में बैठे कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे। राजीव ने कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। राजीव अंदर जाकर बड़े रिस्पेक्ट के साथ अक्षत को ग्रीट करते हैं। यह उस आदमी के इन्फॉर्मेशनल डिटेल हैं। आपका शक बिल्कुल सही निकला। हमें खबर मिली है कि यह पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ आतंकवादियों के कनेक्शन में था और इसका हिंदुस्तान आकर आपके साथ बिजनेस करने का असली मकसद कुछ स्लीपर सेल्स को हिंदुस्तान में एंट्री देना था। यह खतरनाक स्लीपर सेल्स जो खुद की भी परवाह न करते हुए अपने टारगेट पर फोकस करते हैं। यह अपने मकसद को पूरा करने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चुनते हैं, जैसे लाल किला, इंडिया गेट और भी न जाना कितने ही पब्लिक प्लेस। हैरानी वाली बात यह है कि यह लोग ज़्यादातर बम से हमला करते हैं और किसी के हाथों ना लग जाए इसलिए खुद भी उस बम के शिकार हो जाते हैं। यह स्लीपर सेल्स यानी आत्मघाती हमला करने वाले लोग कई बार देश में आने की कोशिश करते हैं, कई बार तो इन्हें हमारे देश के खुफिया एजेंट द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस बार इन लोगों की तैयारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। इस बार इन्होंने बिजनेस का बहाना बनाया था। लेकिन किंग, हमें यह बात समझ नहीं आ रही। हथियार डीलर मिस्टर फ्रैंकलिन ने तो हमें यह बताया था कि वह आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने आपकी मीटिंग उनके साथ अरेंज की थी। हमने उनके हथियारों के बॉक्स को भी अच्छे से चेक किया था। उसमें तो हथियार ही थे। लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक आपके आते ही उन हथियारों के बॉक्स से अचानक इंसान कैसे निकलने लगे और आप इस हमले के लिए पहले ही रेडी थे। आखिर यह सब कैसे? कहते हुए राजीव कुछ परेशान और कंफ्यूज लग रहे थे जब अक्षत अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लिए अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बड़े से कांच के विंडो के सामने जाकर सिगरेट की एक लंबी कश लेते हुए बाहर सड़कों का नज़ारा देखते हुए बोले, राजीव, किंग और वजीर में यही फ़र्क होता है। शतरंज की बाजी चाहे कितनी बार भी क्यों ना बिछाई जाए और वजीर सैकड़ों बार उसे खेलें, लेकिन उसके बावजूद हार और जीत सिर्फ किंग के मुकद्दर में होती है। वजीर, घोड़ा, यह सब बस प्यादे हैं। इतना कहकर अक्षत ने ज़ोर ज़ोर से ताली बजाई और अगले ही पल कैबिन में मौजूद बुक शेल्फ के पीछे से एक खास दरवाज़ा खुला, जिसे देखते ही राजीव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मार्गरेट अनुलेन, एक खूबसूरत रैंप वॉक करती हुई लगभग 22-23 साल की खूबसूरत सी लड़की। इंग्लिश फेयर स्किन, चेहरे पर लाइट मेकअप, हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच, अपने बदन पर लाइट पिंक कलर के बॉडीकॉन ड्रेस जो कि बड़ी मुश्किल से उसकी थाई तक आ रहे थे, ऑफ शोल्डर जो बड़ी मुश्किल से उसके सीने को ढक रहे थे, लाइट ब्लॉन्ड हेयर जिससे उसने हाई पोनीटेल बना रखी थी, लंबे लंबे नाखून और पैरों में हाई हील सैंडल के साथ अपनी एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को थाई पर रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ किसी फैशनेबल मॉडल की तरह आकर खड़ी हुई। उसके रेड लिपस्टिक से लिपटे रसीले होंठ, जिस पर एक कातिलाना मुस्कान थी, धीरे से अपने कदम राजीव की तरफ बढ़ाती है। हाय, आई एम मार्गरीटा, नाम तो सुना ही होगा, कहकर वह धीरे से राजीव के गले लग गई। हालांकि उसने अपनी कन्वर्सेशन इंग्लिश में की थी और बस उसका इतना कहना था कि राजीव एकदम से करंट खाकर पीछे हुए। वह अचानक ही अपने शरीर को झाड़ने लगे और अक्षत की तरफ देखते हुए बोले, किंग, यह मार्गरीटा हमारा नया हथियार, ब्रिटेन की नंबर 1 मॉडल और हाल ही में मिस यूनिवर्स कंपटीशन को विन किया है। इसकी खूबसूरती और तेज़ दिमाग आज हमारे काम आया है राजीव। मार्गरीटा फ्रैंकलिन की करंट गर्लफ्रेंड थी, जिसने मेरे ही कहने पर उस 52 ईयर्स ओल्ड बुढ़े को अप्रोच किया और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी। फ्रैंकलिन पर मेरी बहुत लंबे समय से नज़र थी। मुझे खबर मिली थी कि वह मेरे कुछ माफिया दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वह कभी ना कभी मुझे धोखा ज़रूर दे सकता है। लास्ट टाइम उसकी मुलाकात आतंकवादी संगठन के शकील अहमद से हुई थी और मैं समझ चुका था कि वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है।
क्योंकि मार्गरीटा ने मुझे बताया था कि फ्रैंकलिन बार बार इंडिया में अपने कुछ हाई कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। बस फिर क्या, मैं समझ चुका था उसके दिमाग में कुछ तो पनप रहा है और मैं इसी बात का फ़ायदा उठाया। जब फ्रैंकलिन ने मुझसे हथियार के डील की बात की, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और फ्रैंकलिन को मौका मिल गया हिंदुस्तान की सरजमी पर दाखिल होने का। मार्गरीटा ने बहुत कोशिश की, लेकिन फ्रैंकलिन के सही मकसद को पता नहीं लगा पाई। लेकिन उसकी बताई हुई बातों से मैं इतना तो समझ गया था कि फ्रैंकलिन इल्लीगल वर्क में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बस फिर क्या, उसका प्लान था हथियारों के कंटेनर की बेसमेंट में मौजूद उसके खास लोग, या यूं कहें स्लीपर सेल्स को हिंदुस्तान में उतारना। और उसने तुम लोगों से मुझे बुलाने की शर्त इसलिए रखी थी ताकि उसे कुछ टाइम मिल जाए अपने काम को अंजाम देने का। लेकिन बेवकूफ़ यह नहीं जानता था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरे इशारे पर हो रहा है। उसने अपनी मौत को खुद इनविटेशन दिया था, वरना यह काम मैं तुम लोगों से भी करवा सकता था। खैर, दुश्मनों का खात्मा हो चुका है और फ्रैंकलिन अब तुम लोगों के हाथों में है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि फ्रैंकलिन के मुंह से शकील अहमद और उसके साथियों की जानकारी निकलवाओ। वह कहाँ है और फिलहाल उनका क्या प्लान है। क्योंकि अगर स्लीपर सेल्स हमारे हाथों लग चुके हैं तो जाहिर सी बात है वह लोग खामोश नहीं बैठेंगे। जरूर उन लोगों का मकसद हिंदुस्तान में तबाही लाने का है। याद रहे, 3 दिन बाद 15 अगस्त है, यानी आज़ादी का त्यौहार। मुझे पूरा यकीन है यह गद्दार इस दिन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें इसे नाकामयाब करना होगा। अंडरस्टैंड। अक्षत की बातें सुनकर राजीव पूरी तरह हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ अक्षत जिंदल द ब्लैक डेविल माफिया किंग अपना इम्पोर्टेंट टाइम और एनर्जी अपने बिजनेस से हटाकर अपने देश के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्या उन्होंने सही सुना? राजीव ने हैरानी से अक्षत से पूछा। किंग, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह सब आपने हमारे देश के लिए? करेक्ट योर वर्ड्स राजीव। देश के लिए नहीं, मेरी जान के लिए। 15 अगस्त यानी लाखों करोड़ों लोगों का एक जगह एक ही टाइम पर इकट्ठा होना। और ऐसे में अगर हिंदुस्तान में एक भी बम ब्लास्ट हुआ तो लाखों करोड़ों लोगों की जान जाएगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मारे जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान बहुत दुखी होगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। 15 अगस्त उसके लिए बहुत स्पेशल दिन है। पागल लड़की माफिया क्वीन होने के बावजूद अपने देश पर मरती है। लोगों के दर्द में अपना दर्द ढूंढ लेती है। क्या करूं मैं उसका? कहते हुए अक्षत को खुशी के बारे में सोचकर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी राजीव के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह अच्छे से जानते थे बात अगर अक्षत जिंदल की हो तो वह सचमुच एक हार्टलेस इंसान है जिसे किसी की ज़िंदगी या मौत से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात जब उसकी जान की खुशियों की आए, अक्षत ना चाहते हुए भी वह हर कोशिश करते थे जिससे उनकी जान के चेहरे की मुस्कान बनी रहे। 15 अगस्त पर अगर देश में कोई अप्रिय घटना घटती है तो खुशी, जिसके अंदर अपने देश का प्रेम और लोगों के लिए दया कूट कूट कर भरी है, उसका चेहरा मायूस हो जाता, जो अक्षत कभी नहीं चाहते थे। इसलिए तो उन्होंने अपनी जान के साथ अपने स्पेशल मोमेंट को इग्नोर कर दुश्मनों का खात्मा करना ज़रूरी समझा। राजीव चुपचाप वहाँ से चले गए कि तभी अक्षत, जिनका चेहरा फिलहाल विंडो के बाहर था, मार्गरीटा, जो न जाने कब से अपने सामने दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान देख रही थी और बड़ी मुश्किल से अब तक खुद को काबू किए हुए थी। अक्षत का चौड़ा सीना और पीठ, जिसकी मसल्स उनके सफ़ेद शर्ट से काफ़ी खूबसूरती से उभर कर नज़र आ रहे थे। उनके मस्कुलर आर्म्स मानो शर्ट फाड़ कर बाहर आ जाएंगे। अट्रैक्टिव फेस, शार्प जॉ लाइन, नीली आंखें, जेल से सेट किए हुए काले बाल जो उनकी आंखों तक आते थे। एक हाथ में पहनी हुई एक्सपेंसिव रोलेक्स वॉच और दूसरे हाथ में खुशी का बांधा हुआ काला धागा। सिगरेट की लंबी कश लेते हुए वह इंसान सचमुच मार्गरीटा को बर्दाश्त के हद पर खड़ा कर चुका था। वह लड़की जो अभी अभी मिस वर्ल्ड बनी थी,
अपने दिल को धड़कने से रोक नहीं पाई और मुस्कुराते हुए बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ चलते हुए अक्षत के करीब आई। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर अक्षत को पीछे से हग करने ही वाली थी कि तभी अक्षत की कर्कश आवाज़ बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके कानों में गई। डोंट इवन ट्राई, अदरवाइज आई विल कट एंड थ्रो इट अवे। ऐसी जगह दफन करूँगा कि कफन नसीब नहीं होगा। याद रखना, अपने काम से काम रखो, बेहतर होगा। अपनी यह अदाएं उन्हें दिखाओ जिनके पास ईमान नहीं होता। चलो निकलो यहाँ से। अक्षत की खतरनाक आवाज़ सुनते ही उस लड़की मार्गरीटा के रीढ़ की हड्डी में ठंड और सिहरन दौड़ गई। वह एकदम से अपने कदम पीछे लेते हुए घबराकर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, सॉरी